मैच मेकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें उद्देश्य को ध्यान में रखना कि हमारा उद्देश्य क्या है। लड़का लड़की की कुंडलियां मिलाई जाती है, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। और आप कहेंगे ये सभी को मालूम है, एक ही उद्देश्य है मैच मेकिंग का कि मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से चलनी चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हमें लड़का लड़की का मैच मेकिंग करते समय हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि मैरिज लाइफ लंबी हो, मैरिज लाइफ सुख पूर्वक हो और उस मैरिज का फ्रूट जरूर मिले। अब यहाँ पे फ्रूट का मतलब क्या है? फ्रूट का मतलब है कि संतान संतान जरूर प्राप्त हो और अच्छी संतान प्राप्त। अगर मैरिज के बाद संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती, चाहे कोई भी रीजन हो, तो मैरिज लाइफ में कई बार गड़बड़ियां आती ही आती हैं। चाहे आज जमाना कितना भी एडवांस हो जाए, उसके बावजूद ये हमारे जो बच्चे होते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक ब्रिज का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं, जो अक्सर टूटने नहीं देते। तो उसके लिए हमें सटीक, अगर फटाफट अगर हम कुंडली मिला रहे हैं तो किस पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए, सभी एक एक करके बताएं। कि आप लोग ने ज्योतिष सीख ही लिया काफी हद तक, तो क्या ऐसा देखें कि देखते ही लड़के की कुंडली रखी है, लड़की की कुंडली रखी है, और हम एक निष्कर्ष पर पहुंच जाएं कि हाँ ये मैरिज पॉसिबल। गुण कुंडली मिलान में क्या क्या चीजें आप एक एक करके बताना शुरू करें। गलत बता दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नक्षत्र, नाड़ी 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 देखना जरूरी है। और भकूट। ये अष्टकूट मिलान की बात करें, 8, हाँ ये 8 पैरामीटर्स हैं लड़का और लड़की के। तो अष्टकूट मिलान में कौन कितने नंबर, टोटल 36 मार्क्स हैं, कितने नंबर गारंटी होते हैं मैरिज लाइफ के चलने? 18 सर, 18। और कोई? सर 18 तो एवरेज 50% में मिनिमम 18। 18 इज फाइन, कम से कम 18 होना चाहिए। कम से कम 18 होने कम से कम 18 ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? सर ज्यादा से ज्यादा तो 30, 30, 32, 32, 28, 24। तो ये गारंटी है क्या दोनों की मैरिज लाइफ चलने की? नहीं नहीं गुरुजी, नहीं, क्योंकि कुछ इसके फिर तो अलावा ये पैरामीटर बहुत बढ़िया कामयाब हुआ ही नहीं। क्योंकि इसके अलावा D9 कोई पैरामीटर बताएं जिसको देखे और देखते भाई ये कामयाब है। 18 गुण वाला भी पास है, 24 वाला भी पास है, 17 वाला भी पास। D1 एंड D9 दोनों के चीज? मिलाएंगे। क्या चीज? मतलब कुछ ना कुछ मैच करता है, D1 का लड़की का और लड़के का D9 से, और लड़के का D9 और लड़की का D1, ऐसे कुछ ऑपोजिट। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों का के विचार और दोनों के मन मोटा मोटी एक डायरेक्शन के हों, एक दूसरे के सपोर्टिव हों, तो मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी, सुखप्रद तो जरूर होगी। लंबी का शायद कुछ और फार्मूला होगा, संतान का भी कुछ। मैच मेकिंग का एक फार्मूला और देता हूं। लाइक माइंडेड लोग, नमस्कार नमस्कार अरविंद, लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं वो कभी भी बहुत अच्छे पति पत्नी नहीं हो सकते। अब बताइए। चंद्र मिलान जरूरी है। मंगल दोष। जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं वो कभी भी अच्छे पति पत्नी नहीं होते। मैंने दूसरी बात की है, ध्यान से समझिए। दोनों के पंचमेश को देखें कि दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं या नहीं। पंचमेश तो संतान है सचिन, संतान तो जिनका आपस में प्रेम नहीं होता उनको भी हो जाती है। मंगल दोष, मंगल तो लड़ाई झगड़े को दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है। हम लोगों को तो हमेशा बताया गया, मतलब ज्योतिष के अलावा मैं बात कर रहा हूँ,
कि एक दूसरे से विचार मिलते हो, एक दूसरे की पसंद मिलती हो। प्रेमी प्रेम का बोलते हैं, अच्छा तुमको सूजी का हलवा अच्छा लगता है, मुझे भी सूजी का हलवा बड़ा अच्छा लगता है। तुमको प्रैक्टिकली प्रताप जी विचार नहीं मिलते हैं। अगर वाइफ ने कहा मैं खाना नहीं बनाऊंगी, कोई पति ऐसा नहीं है जो कह दे अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम स्लीपिंग नाउ। वो कहेगा भूख लग रही है, खाना देना है तो, नहीं तो मैं बाहर से मंगाऊंगा, कहीं से जाऊंगा। वो भूखा नहीं सो। सिंपल बात। दोनों के पत्नी ट्रिक कहेगी आप मैं थक करके आई हूँ, अब मेरे सर दबाओ, मेरा पैर दबाओ, और रोटी भी नहीं दूंगी, मैं खाना भी नहीं दूंगी। अब विचार मिलते हो तो उनको भी ऐसे ही मान लेना चाहिए तुरंत, बिल्कुल विचार मिल गए एकदम। विचार का मतलब क्या है, जो जिस सुर में आप बात कर रहे हो, मैं बीजेपी की बात करूं आप भी बीजेपी करने लगो, मैं बीजेपी के खिलाफ जाऊं आप बीजेपी के खिलाफ नहीं जाओ, ये है विचारों का मिलना। पर पति पत्नी में प्रैक्टिकली कभी ऐसा होना भी नहीं चाहिए, नहीं घर नहीं चले। सर मेरे विचार से, हाँ बताइए सर प्रकाश जी। सर मेरे विचार से सबसे पहले तो एक तो मतलब कूट मिलान ये सब देखने के, जो कूट मिलान के बाद हमारे कुंडली में देखना चाहिए कि सप्तमेश की स्थिति क्या है और शुक्र की स्थिति क्या है। चलो आज की क्लास का हमें टॉपिक मिल गया जो मैं ढूंढ रहा। फर्स्ट टॉपिक, आप इन किसी चक्कर में मत पड़ना, सप्तमेश कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, वो जस्ट एक क्या होता है वो भी आज मैं क्लियर करूंगा। किसी की हैप्पी मैरिज लाइफ, लॉन्जेविटी ऑफ मैरिज के लिए और उसकी संतान के लिए, ये सब इसी में आ जाएगा। चेक ओनली कारक, चेक ओनली कारक। कौन से कारक? लड़की के लिए जुपिटर, लड़के के लिए शुक्र। ये है दोनों की पर्सनल कुंडलियों के लिए। अब हमें करना क्या है, इसके अलावा एड ऑन करना है। क्या एड ऑन करना है और ये कारक क्या होते हैं ये मैं समझाऊंगा आपको। शुक्र और गुरु का बलाबल लड़के की कुंडली में भी चेक करना है, लड़की की कुंडली में भी चेक करना है। मान लीजिए हम लड़की की कुंडली हमारे सामने है और हमने कुंडली में क्या देखना है, सबसे पहले गुरु। गुरु क्या डिसाइड करे कि उसका पति का करेक्टर, ध्यान से समझना, उसके हस्बैंड का करेक्टर, उसके आदमी, उसके हस्बैंड का रोजगार, मैं सभी चीज बता रहा हूँ, करेक्टर, रोजगार और विचार, ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं कि लड़की क्या अगर गुरु में बलाबल है तो उसको पति इस प्रकार से मिलेगा। परंतु जरूरी नहीं कि विद्वान पति अच्छा लगे, ये भी मैं क्लियर कर दूं। पर एक आचार्य को कुंडली मिलाने का ये सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि वो गुरु को डिसाइड करे। गुरु जितना पावरफुल होगा, पति जो मिलेगा विद्वान मिलेगा। यानी विद्वान का मतलब समझदार। विद्वान का मतलब यहाँ एजुकेशन से नहीं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ पर विद्वान का मतलब एजुकेशन से नहीं है, अपितु उसके लोक व्यवहारिक ज्ञान, पब्लिक डीलिंग और अच्छी निर्णय क्षमता, अच्छे विचारों से है। यहाँ विद्वान का कि उसके विचार अच्छे होने चाहिए, समाज के प्रति उसका लोक व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसकी निर्णय क्षमता अच्छी होनी चाहिए। ये ऐसी लड़की को जब ही ऐसा पति मिलता है जब उसका गुरु अच्छा होगा। क्लियर हो गई बात? अब हमने सेकंड करके देखना है शुक्र को। अगर लड़की का शुक्र अच्छा है तो वो लड़की अपने पति को अट्रैक्ट करेगी और उसका पति ऐसे मोहपाश में बंधा रहेगा कि वो छोड़ के चाह के भी दूर नहीं जा सकता। अब इसको दूसरे एंगल से देखें। गुरु जहां पर परमात्मा का आशीर्वाद है, गुरु जहां पर वृद्धि का आशीर्वाद है, यानी दोनों के जीवन में विस्तार पैदा करेगा। और पति पत्नी का विस्तार का एक मतलब ये भी होता है कि संतान होगी। और वैसे भी हम दूसरे एंगल से कह सकते हैं कि गुरु के आशीर्वाद से संतान होती है, संतान का कारक ग्रह गुरु है। तो एक महिला के जीवन में गुरु का इतना बड़ा रोल है।
दो ग्रह अगर अच्छे और बलवान हैं तो बेस्ट मैरिज लाइफ होगी। अब इस लड़की का विवाह कहीं पर किसी से भी हो जाए, अगर मैं इंडिविजुअली लेवल पे बात करूं, कहीं पर किसी से भी हो जाए, मैरिज लाइफ हैप्पी रहेगी, संतान अच्छी प्राप्त होगी। अब कह रहे हैं जी, आपका क्वेश्चन उठता है, गुरु तो बहुत अच्छा है जी लड़की का, पर शुक्र कमजोर है, क्या मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? मैं कहूंगा अब मैरिज लाइफ की लॉन्जेविटी बढ़ गई, मैरिज लाइफ की लॉन्जेविटी बढ़ गई, पर अट्रैक्शन के मामले में थोड़ी कमियां रहेंगी। मैरिज लाइफ चलती है, उसमें ब्रेकअप वाले चांसेस नहीं, पर इन सब चीजों के लिए गुरु का बलाबल ढंग से निकालना है। अब हम लड़के के केस में चलते हैं। लड़के के केस में फर्स्ट प्रायोरिटी वीनस को लेंगे। जिस लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान है, उसको पत्नी बहुत अच्छी प्राप्त होगी। अब अच्छी पत्नी का तात्पर्य समझ लो, विचारों से मिलती हुई नहीं। अच्छी का मतलब अच्छा कैरेक्टर, कार्य में निपुण, कार्य में दक्ष, वार्तालाप में दक्ष, उत्तम संतान उत्पन्न करने वाला। अगर पुरुष का शुक्र अच्छा हो, आज के युग के हिसाब से धन कमाने वाली, धन अर्जित करने वाली, मतलब नौकरी रोजगार करेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके व्यापार में सहयोगी, आपके व्यापार में पूरा सहयोग देगी। ये शुक्र का काम। सेकंड प्रायोरिटी गुरु है। गुरु अगर अच्छा होगा तो लड़के के खुद के विचार, उसका चरित्र अच्छा होगा और वो विवाह को निभाने वाला होगा। तो ये दो कारक लड़के में लड़की में चेक किया। अगर ये दो कारक बलवान है, विवाह कभी भी नहीं टूटेगा। अब चाहे 17 गुण मिले, चाहे 20 गुण मिले, चाहे 24 गुण और चाहे 18 मिले, शादी इधर से उधर नहीं होगी। ये हमें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मैच मेकिंग में कारक। अगर आपने बहुत तेजी तरीके से समझना है तो इन कारकों को कभी भी अवॉइड ना करना। आप गुणों को अवॉइड कर दीजिए, बस चल जाएगा। भकुड़ दोष भी चल जाएगा, नाड़ी दोष भी चल जाएगा, ये सब चल जाएगा। कारक के बलवान होने से भकुड़ दोष कुछ नहीं करेगा। कारक के बलवान होने से भकुड़ दोष कुछ नहीं करेगा। कारक के बलवान होने से नाड़ी दोष कुछ नहीं करेगा। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ योनि विचार, 4 में से 2, 4 नंबर का होता है योनि विचार, 4 में से मिनिमम 2 नंबर जरूर मिल जाए। आप आंख बंद करके शादी करा देना, चाहे 16 ही गुण मिल रहे, वो कहीं पर भी नहीं दाएं बाएं। अगर उनके ज्यादा गुण मिल रहे हैं तो अच्छा ही अच्छा है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गई। सबसे पहले मैच मेकिंग में यही देखना है, ना नक्षत्र देखना है, ना सप्तम भाव का लॉर्ड कहीं बैठा है, ये चाहे दाएं बैठ जाए चाहे बाएं बैठ जाए, कुछ नहीं बिगड़ता। सप्तम भाव का लॉर्ड दिखाता क्या है, उसकी प्लेसमेंट क्या दिखाती है। अगर हमें वो चीज समझ में आ गई तो फिर आपको ये बार बार दिक्कत नहीं है। हम लोग कहते हैं सप्तम भाव का लॉर्ड उधर बैठे, हम भी वही भाषा का उपयोग करते हैं जिस भाषा में आम आदमी को आदत है। हम भी कहेंगे हाँ हाँ सप्तम भाव का लॉर्ड अगर छठे में बैठ गया तो अपने से 12वां बैठ गया, ये खराब हो गया। और ये खराब जब ही होगा जब कारक गड़बड़ होगा। ध्यान से समझिए, ये खराब जब ही होगा जब कारक गड़बड़ होगा।
इसलिए बहुत सारी कुंडलियां आपको ऐसी देखने की मिलेंगी जहाँ सप्तम भाव अच्छी जगह पे नहीं बैठा होता और मैरिज लाइफ सही सुई चल गई है। व्यक्ति 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में पहुंच गया है और वो ये कह सकते हैं कि हमारी मैरिज में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे जो चीजें चलती हैं सब्जी रोटी की जो होती है नोक झोंक, वो ज्योतिष में मान्य नहीं है। मतलब हम उसको उस लेवल पे जाकर के नहीं देखते, नहीं तो हर मैरिज 100% फेल है। हम क्या देखते हैं, हम बड़े इश्यूज देखते हैं जहाँ रोज झगड़ा हो, एक दूसरे से भय हो, एक दूसरे से दुश्मनी का वातावरण हो और कोई किसी की तरक्की को देख करके खुश ना हो। जैसे हमारे हरियाणा में एक, हम छोटे होते थे, उसके एक लेडीज की हस्बैंड के बनती नहीं थी, उसके हस्बैंड की वो हो गई प्रमोशन। तो हम बोले आंटी आपका, अंकल जी का तो प्रमोशन हो गई है, मिठाई खिला दो। कहती है अरे बहुत बेकार काम हुआ, अब और घना माचेगा, मतलब अब और ज्यादा अहंकार दिखाएगा कि प्रमोशन हो गई इसकी। तो उसको प्रॉब्लम है कि प्रमोशन हो गई, प्रमोशन होने से इसका अहंकार बढ़ जाएगा और पहले ही ये आदमी बड़ा अहंकारी है। तो आप समझ रहे हो कि एक दूसरे के प्रति ग्रोथ का चांस खत्म हो गया, एक दूसरे का चांस गड़बड़ हो गया। एक जना ग्रोथ कर रहा था, दूसरा टेंशन। पति पत्नी का मतलब ये है कि हम एक ही गाड़ी के दो पहिए की तरह काम करें और वो पहिए ना छोटे ना बड़े होने नहीं चाहिए, वो बराबर बराबर के होने चाहिए। तो इस चीज के लिए जितना स्ट्रांगली मैं आपको कहूंगा, कारक जिम्मेवार है और कोई अन्य चीज नहीं। बाकी सब चीजें छोटे छोटे ट्विस्ट देती है। जैसे किसी का सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाके बैठे, क्या होगा, अपने से छठा। अपने से छठा जाने का क्या मतलब, सप्तम का लॉर्ड, यानी सप्तम कौन, जिससे स्पाउस आ रहा है, स्पाउस को जो लेकर के आ रहा है वो सप्तम भाव है। लेकर के आने वाला कहां से आ रहा है, वो अपने से छठा बैठे। स्पाउस मुश्किल से आ रहा है, स्ट्रगल से आ रहा है, अपनी मनपसंद का नहीं आ रहा, कॉम्प्रोमाइज। अब ये मनपसंद क्या चीज है, ज्योतिष मनपसंद का क्या मतलब है? ज्योतिष जनरल मनपसंद, भाई लड़की सुंदर है, असुंदर है, कुरूप है, ये एक जनरलाइज फार्मूला है। कंप्रोमाइज का मतलब होता है किसी आदमी ने पैरामीटर सेट कर दिया कि मेरी वाइफ इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, इतनी रंगवान होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, वाई होना चाहिए, जेड होना चाहिए। पर उसको विवाह के लिए लड़की मिली नहीं रही और वो मजबूरी में कि अब तो उम्र निकली जा रही है, कर ले चुपचाप, नहीं ये भी इससे भी जाएगा, और उसने भारी मन से हाँ कर दी या घर वालों के दबाव में हाँ कर ली। तो उसके लिए वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन हो। चाहे आप इसको लगन के सप्तम के लॉर्ड को आप 12वें भाव में ले जाओ, कुंडली के दूसरे भाव में ले जाओ, चाहे आप कुंडली के छठे भाव में ले आओ, चाहे कुंडली के 12वें अष्टम भाव में ले आओ, ये सब कॉम्प्रोमाइज कहलाता है। ये मैरिज है बट कॉम्प्रोमाइज। और कॉम्प्रोमाइज तो एक ही बार हुआ कि जब शादी कर रहे थे, रंग रूप का देखना दिखाना हुआ, पढ़ाई का एजुकेशन का हो गया। पर अगर कारक ठीक है तो वो मैरिज आगे चल के लव मैरिज हो जाएगी। मतलब दोनों में प्रेम काफी अच्छा हो जाएगा, सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, वो चीज गड़बड़ नहीं। पॉइंट आज क्लियर हुआ आप लोगों को? कहते ना सप्तम भाव वहां बैठ जाए, वहां बैठ जाए, ये सिर्फ बताता है कि आपका कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर कितना है। सप्तम का लॉर्ड 4th में चला गया तो अपने से 10th चला गया, इसका मतलब ये है कि जो उसकी पत्नी होगी वो उसके कार्य क्षेत्र में बड़ी सहयोगी होगी, चाहे फ्रंट लाइन पे चाहे बैक एंड पे, उसको मदद करेगी। सप्तम भाव का लॉर्ड 3रे में चला गया तो अपने से 9th गया, शादी के बाद भाग्योदय होगा।
विवाह के बाद भाग्योदय होगा। आंख बंद करके कहिए, सप्तम का लॉर्ड नवम में चला गया तो भी भाग्योदय होगा। सप्तम का लॉर्ड दसम में चला गया, बड़ा सुख प्राप्त होगा, शादी के बाद घर में लग्जरी बढ़ने लग जाएगी। तो ये सप्तम का किसी भाव में जाकर के बैठ जाना सिर्फ इस बात को दिखाता है कि शादी के बाद घटना क्या होगी, और शादी के समय आपने कंप्रोमाइज किया या नहीं किया। ये सिर्फ शादी के टाइम की बात है बस, फिर वो डिसाइड करेगा शादी के बाद क्या होगा। आपका लक घटा कि बढ़ा। मान लीजिए किसी का सप्तम, किसी लड़की का सप्तम भाव का स्वामी अपने से 12वां बैठ गया, क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि उसका पति को जॉब करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा और काफी प्रयास करने पड़ेंगे। तो वो स्पाउस के बारे में बता रहा है। ऑलवेज रिमेम्बर कि सप्तम का लॉर्ड उसके स्पाउस के बारे में बता रहा है, जो आने वाला स्पाउस है उसके बारे में बता रहा है कि उसके बेचारे के क्या हालात होंगे क्या नहीं। सिंपल सी बात है। अब हम में से ही कुछ ऐसे होंगे जिनके सप्तम के लॉर्ड दाएं बाएं गए हुए, तो कौन सा हम कोर्ट में खड़े हुए? पर कोर्ट में वो लोग जरूर खड़े हो जाते हैं जिनका या तो गुरु गड़बड़ हो जाए या शुक्र गड़बड़ हो जाए। गुरु कमजोर है, शुक्र बहुत अच्छा है, तो भी दोनों के बीच में अट्रैक्शन बड़ा जबरदस्त। पर रूल ये कहता है लड़की का गुरु स्ट्रॉन्ग, लड़के का शुक्र स्ट्रॉन्ग, कहीं नहीं भाग सकते, जाके भी नहीं भाग सकते, कोई कितना भी कर ले। दिक्कत हमारे ही चार्ट्स में हो, फिर हम उसको गुणों पे डाल देते हैं, उसको सप्तम भाव पे डाल देते हैं। ये आम बेसिक जब हम ज्योतिष सिखाते हैं तो हम इसी तरह की प्रैक्टिस करते हैं। उस समय अगर हम ये कारक की बात को बताएंगे तो हो सकता है नए विद्यार्थियों को नहीं समझ, तो वैसे जैसे समझाया जाता है वैसे ही समझाना पड़ेगा कि सप्तम का लॉर्ड भाई यहाँ चला गया तो ये है ये है। पर ये ध्यान रखिएगा, बहुत सी आपको कुंडलियां ऐसी मिलेंगी जहां सप्तम भाव बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर उनके कारक अच्छे तो मैरिज लाइफ बहुत बढ़िया चलती है। क्लियर होगा? अब हमें अगर सप्तम भाव का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है और कारक बढ़िया है तो ये समझना उनका जीवन साथी का उनके जीवन में आना भाग्यशाली। आप चाहे वो सप्तम का लॉर्ड लगन पे बैठे, चाहे चतुर्थ में बैठे, चाहे पंचम में बैठे, चाहे नवम में बैठे, चाहे दसम में बैठे, चाहे एकादश में बैठे, उनका जीवन साथी का प्रवेश उनको खुशियों से आनंद से भर देगा उनके जीवन। पर एक टर्म्स एंड कंडीशन ऑलवेज रिमेम्बर कि कारक मजबूत है, कारक में बलाबल होना चाहिए। कारक जब कैसे चेक करते, जब भी आप लड़के की कुंडली में शुक्र को देखें तो इंडिपेंडेंट देखें, ये नहीं देखना कि ये किस भाव का मालिक होकर के क्या बैठा। आपने भाव के मालिक के रूप में नहीं देखना, आपको एक प्लेनेट के रूप में देखना है। मान लीजिए किसी का शुक्र, लड़के का शुक्र दसम भाव में बैठ गया, तो आपने ये नहीं देखना कि दूसरे का लॉर्ड है, छठे का लॉर्ड है, नहीं, ये मानिए बस कुछ नहीं है, दसम भाव में शुक्र को बिठा दो। अब चेक ये करो कोई पापक ग्रह की दृष्टि है? नंबर एक बात, क्या पाप कर्तरी योग बना रहा है? छोटे छोटे जो बेसिक सिद्धांत है उनको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अगर पाप ग्रह शुक्र पर दृष्टि दे रहा है वहां पर ही मामला थोड़ा कमजोर है। अगर पाप कर्तरी में फंस गया मामला कमजोर हो जाएगा। शुक्र छठे में चला गया मामला काफी गड़बड़ जा सकता है। अष्टम में चला गया पीड़ित मिलेगा ही मिलेगा, उसके मन की बात नहीं हुई। इसके विरुद्ध 12वें में चला गया, बल्ले बल्ले, वो एंजॉय मिलेगा। पति उसका मतलब पत्नी उसकी दुखी रहो वैसे, पर वो एंजॉय मिलेगा, बाढ़ में जाए, उसको कोई लेना देना नहीं, मतलब वो पीड़ित नहीं मिलेगा क्योंकि शुक्र 12वें में अच्छा है। पर पाप ग्रह की दृष्टियां गड़बड़ कर सकती हैं।
सूर्य से अगर अस्त हो गया दिक्कत में आ जाएगा, राहु के साथ आ गया दिक्कत में आ जाएगा। तो ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं शुक्र अगर कमजोर होता है तो फिर सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और फिर आप चाहे गुणों को कहें चाहे और किसी चीज को कह लें। ठीक है रत्ना जी? जी सर। हाँ जी, हाँ आप जी सर। देखिए कि कुछ लोगों की कुंडली में भकुट दोष भी होता है तो भी मैरिज लाइफ बड़ी अच्छी चलती है, ऐसा नहीं है। तो वो अब आप सीखोगे इस कोर्स में अष्टकूट मिलान करना कैसे। अब उस अष्टकूट में बहुत कंफ्यूजन ये खड़ा हो जाता है अगर आप कारक को छोड़ दोगे कि कितने नंबर को तो हम सही माने, और जब आपके पास केस आएंगे कि 32 गुण मिल रहे थे कोर्ट के अंदर बैठे हैं जी, अलग होना चाहते हैं, 28 गुण पे लोग अलग होना चाहते हैं, फिर आप टेंशन में आ जाओगे यार, भी सही सही मिल रहा है, नाड़ी भी ठीक है, ये चक्कर क्या फंस गया इसका। अगर गुरुजी आप यहाँ कारक का नहीं पता चला। हाँ रचना जी। गुरुजी यहाँ पे अगर ये शुक्र या गुरु वक्री हो तो, या शुक्र वक्री हो, मेनली तो शुक्र देखिए वक्री हो। शुक्र अगर वक्री होगा, शुक्र अगर वक्री होगा तो आपको समझना ये है शुक्र बलवान हो गया, पर शुभ दृष्टि से नहीं, नैतिकता के दृष्टिकोण से नहीं। शुक्र को बला बल मिल जाएगा परंतु नैतिकता के लिए बहुत अच्छा नहीं। अर्थात अगर वो पुरुष का शुक्र है, अगर वो वक्री हो जाता है तो उसको महिलाओं की कमी नहीं। साथ में शुक्र जब वक्री होगा, मैंने आपको जब कहा रेट्रोग्रेड प्लेनेट कराए थे तो मैंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि मान के चलो जो भी ग्रह वक्री हो जाता है उसमें थोड़ा सा राहु का समावेश हो जाता है, जस्ट लाइक अ राहु वर्क करने लगे। तो आप ये समझो कि राहु भी मिल गया तो आपको क्या सोचना है, इमेजिन करना है राहु और शुक्र अगर एक साथ बैठे होंगे तो कैसे होंगे। तो आप लोग तुरंत कहोगे राहु शुक्र एक साथ बैठे हुए तो इस आदमी के कैरेक्टर का भरोसा नहीं है, इसकी वाइफ की तबीयत खराब रहेगी, वाइफ को मानसिक चिंताएं रहेगी। ऐसे ही शुक्र अगर वक्री हो जाएगा तो उसकी पत्नी को तबीयत खराब होने की समस्या रह सकती है। हो सकता है वो अपनी पत्नी को तो सारे सुख दे, सारे सुख का मतलब धन से संबंधित, पर उसके अदर साइड भी संबंध बनाते हैं। ये चीज फिर मैरिज में बाधा आती है नैतिकता के लिए। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो मेरे क्लाइंट थे काफी पहले, और उनका शुक्र बिल्कुल ऐसे ही वक्री था। उनकी वाइफ थी, उसको हर सुविधा देता था, थोड़ी तबीयत खराब रहती थी, उसमें मोटापा भी था, हार्मोनल प्रॉब्लम थी, कई चीजें थी, पूरा इलाज कराता था, जाप और पाठ पूजा भी कराता था, पैसा भी खर्चता था। मतलब ऐसा नहीं उसकी जरा सी भी तबीयत खराब होती तो फटाफट कोई मतलब कमी नहीं छोड़ता था, और उसके दूसरी जगह संबंध, और वो मुझे खुल करके बताता था, ऐसा नहीं छिपाव नहीं रखता था, सारी बात मुझे बताता था कि ऐसे ऐसे बात। और वो शादी को छोड़ना भी नहीं चाहता था और उनके कोई संतान भी नहीं। तो ऐसे ऐसे सीन खड़े हो। इसीलिए शुक्र का वक्री होना कई मामलों में अच्छा नहीं माना जाता। अगर शुक्र वक्री है तो गुरु का बलाबल मजबूत होना बहुत अच्छा। दूसरी बात, अगर वो करेक्टरलेस नहीं होगा तो खुद को यूरिन से रिलेटेड तकलीफ, किडनी से रिलेटेड तकलीफें हो जाएगी, डायबिटीज बहुत जल्दी एज में आ जाती है, यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा बन जाता है। बस ये है अगर कोई दूसरा आदमी देखेगा तो हर लग्जरी मिलेगी, हर लग्जरी का सुख उठाएगा, वैसे वो मौज में जीवन व्यतीत करे। क्योंकि पब्लिक जिस दृष्टिकोण से चीजों को देखती है वो अलग है, और व्यक्ति का खुद का दृष्टिकोण वो अलग है, और नैतिकता चीजों को अलग ही दृष्टिकोण से देखती है।
गुरुजी एक बात पूछ सकते हो? अमर हाँ, बोल रहे। हाँ अमर। हाँ, एक ये एक मतलब दूसरे का कुंडली है, उनका 12वां भाव में आपका शुक्र है जो अस्त होके बैठा है, और उसका बुध भी साथ में है, बुध भी मतलब रेट्रोगेड है, और उसके साथ में सान भी सूर्य भी बैठा हुआ है। तो ये इसी मैं स्थिति समझा में नहीं, प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है, मतलब इन लोगों का शादी हो गया अभी 5 साल जैसा, लेकिन वो लोग पहले तो घर में अपना घर में ही था, अभी दूसरा घर में वो एक साथ मतलब नहीं रह रहा है, मतलब वो उनका माँ और पिताजी का साथ, लेकिन दोनों एक साथ है कोई, लेकिन उनका में मतलब कोई मतलब उन लोग का भी इसमें इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, जैसे जी रहे हैं मतलब उसमें कोई, और दोनों की ओर क्वेश्चन का आंसर आपने ही दे दिया अमर जी। शुक्र आपने बोल दिया, अस्त है, बात खत्म। ऐसे होता है कारक का। शुक्र सर जैसे अस्त है, अब कितने गुण मिल गए कोई मामला ही नहीं बनता। सर जैसे एक चीज पूछना था कि हम्म, जैसे सॉफ्टवेयर में आता है एक षटबल, हम्म। तो अगर हम लोग शुक्र का और गुरु का षटबल देख लें तो ये इससे हो जाएगा कि अगर षटबल अच्छा है 1.4 1.5 तो हम लोग मान लेंगे कि इसका शुक्र अच्छा है या गुरु अच्छा है। प्रताप जी, वो भी एक तरीका है, जी पर मैं सबसे ज्यादा सटीक तरीका जो मानता हूँ जी वो अपने आंखों से कैलकुलेशन करने का है। ठीक है। D1 में देखिए, D9 में देखिए, इससे ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें तो नहीं पड़ी। और आप हंसोगे, मैंने षड बल को जब सीखा और सीखने के बाद आज 7 साल हो गए होंगे मेरे को, 7 या 8 साल, मैंने किसी भी ग्रह का षड बल नहीं देखा। आप हैरान होंगे, और कोई गड़बड़ नहीं, किसी ने आके मुझे नहीं कहा जी मामला गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो ये चीज है। गुरुजी सचिन बोल रहा हूँ। हाँ, गुरुजी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि शुक्र पे अगर राहु का प्रभाव आए उस तरह से जाएगा, लेकिन अगर ऐसे में ही बृहस्पति का भी प्रभाव आ जाए इक्वल स्ट्रेंथ के साथ, तो क्या वो उसको कंट्रोल कर पाएगा शुक्र राहु के प्रभाव को शुक्र पर? बहुत ज्यादा सचिन, गुरु की ताकत बहुत जबरदस्त होती है ना। और जैसे प्रताप जी ने पूछा, तो आज दिमाग हमेशा ये रखिएगा, देखने का तरीका है मूल त्रिकोण राशि। जैसे शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? तुला। हम्म, समझिए, तुला राशि से देखिएगा कि शुक्र कहाँ बैठे। अगर वो केंद्रीय त्रिकोण में आते हैं, त्रिकोण तो बहुत ही शुभ है। मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे कर्क लगन की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी हो गया, मतलब तुला राशि है, उसका लॉर्ड क्या हुआ? शुक्र, वो बैठ गया अष्टम में। अब 1 मिनट के लिए वैसे देखिए, तो शुक्र बैठा है अष्टम में, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हो गया भाई, सीधी बात है। अष्टम का शुक्र है, अच्छा थोड़ी माना जाएगा। अपने अब से इसको चतुर्थ गया, है, पंच- पर अपने से अपने से चतुर्थ गया। पंचम गया रत्ना जी, चौथे अच्छा, भाव का स्वामी होके चार पांच, अपने से पंचम चला गया। पंचम, पंचम गया। अब देखिए, दोनों केसेस में मैं अंतर समझाता हूँ। पहला केस, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अष्टम में बैठे, उसकी विवाह में बहुत तकलीफें आएंगी, बहुत परेशानियां होगी, विवाह होने में भी परेशानियां, और विवाह के बाद भी दुनिया भर की परेशानियां। पत्नी मतलब दब के लड़ाई लड़ेगी, हाँ, आर पार लड़ाइयां लड़ी जाती है। परंतु अगर हम तुला राशि से देखें तो उसमें बल आ गया। ठीक है, ये पहला केस पास हो। अब इसी चीज को आप नवमांशा में ले जाए, शुक्र को, और नवमांशा में देखें कि केंद्र में आ गया शुक्र या त्रिकोण में आ गया शुक्र। यदि केंद्र में या त्रिकोण में शुक्र आ जाए तो समझ लेना शुक्र में बल है। पत्नी उसकी कहा मानने वाली होगी, उसके इशारों पे चलने वाली होगी,
और कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा पाए। यही छोटी छोटी कंफ्यूजन हमें मिस्टेक करा देती और हम जल्दबाजी में, अरे शुक्र अष्टम में बैठ गया, पर ये देखो कहां से होकर के बैठ, ठीक है। तो वृष राशि से मत देखो, तुला राशि से देखो। कारक के रूप में भी उसको तुला से मूल त्रिकोण। भाई आप पावर देखना चाहते हो, मान लीजिए षडबल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। षडबल के चक्कर में ना पड़ो, तुला राशि से देखो शुक्र गया कहाँ गया, वहीं से समझ में आ जाएगा। और फिर सेकंड जाके ब्रह्मांशा में देख लो शुक्र को गया कहाँ पर, वहां मूल त्रिकोण राशि से देखने की आवश्यकता नहीं, वहां बहुत सिंपल क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ केंद्र और त्रिकोण का कंसेप्ट। हाँ, गलती से अगर वो और कहीं दाएं बाएं हो गया तो वो मामला गड़बड़ा देगा। फिर भी जो चीज, मान लीजिए शुक्र छठे में चला गया, तो एकदम से डिसीजन मत लो, ये देखना तुला राशि से गिनना शुरू कर देना बस। अगर छठे में भी है तो भी बला बल मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि बलहीन हो जाएगा। पर एक व्यक्ति जिसका तुला राशि से शुक्र छठे में अच्छे स्थान में नहीं आया, वो गया, अच्छा, वो गया काम से। हमने कहा भाई शुक्र तो मरणासन हो गया छठे में, पर कितना मरणासन है ये, रियल में मरणासन है या इसमें कुछ दम भी है? तो तुला राशि से देखो। मैं सर आपको तुला में ही ज्योतिष बैठा, बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ, सिंपल से सिंपलेस्ट। हाँ सर तुला से तुला में ही बैठ गया, 7th राशि में ही बैठ तो गया शुक्र। अपनी ही राशि में है। अब भाव देखो कि भाव केंद्रगत कहाँ गया, केंद्र में नहीं, चौ भाव भाव। हाँ तो बहुत सातवां अच्छा भाव, हो गया, बहुत अच्छी 7वां बात भाव। है। हाँ, चौथे भाव के अंदर तुला राशि में शुक्र बैठा, और क्या चाहिए? नहीं, 7th भाव में। सर पर 7th भाव में तो आप बोलते कारको भाव और विनाशाय वाला हो जाता है, वो तो होगा ही होगा। पर हंस मालवीय योग भी बन गया। वो तो हमारे हाथ में बनाए कि ना बनाए, हमारे मुंह पे है। सर एक चीज इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सर, कि शुक्र और गुरु ये दोनों अपनी जब उच्च के होते हैं तो अपनी मूल त्रिकोण राशि से बुरे भाव में होते हैं। शुक्र छठे जाके उच्च होते हैं और गुरु 8वें जाके उच्च होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, प्रताप जी ने। जब भी कोई ग्रह उच्च का हो जाए तो अपने स्थान के दोष को हर लेता है। जब भी कोई ग्रह उच्च का हो जाए तो अपने स्थान दोष को हर लेता है, समाप्त कर लेता है। ध्यान रखिएगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और मेरे पास ऐसे 3 केस है। एक महिला जिसका मकर लगन और लगन पर ही मंगल बैठा, अच्छी हाइट, अच्छी खासी तगड़ी हाइट, मैंने आज तक उसको हंसते हुए ही देखा है। और हम उससे कितना मर्जी मजाक कर लेते कि आंटी ये आंटी वो आंटी, आपसे तो डर जाते होंगे, वो डर जाते होंगे, मतलब नहीं, उसका आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ। प्रोफेसर सारे घर वाले उसके व्यवहार की तारीफ करते हैं, इसमें कोई गुस्सा नहीं, इसको जो मर्जी कह लो, जबकि प्रोफेसर इसमें कॉलेज के, और उसके हस्बैंड जो है उसको डोमिनेट करते हैं। आप हैरान, जबकि देखने में हस्बैंड ऐसा लगता था कि ये तो बेचारा दबता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं। वो अपने हस्बैंड के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं लड़ी। रीजन क्या हुआ? मंगल उच्च का, मंगल उच्च का हो गया। अगर मंगल लगन में बैठेगा और अकेला बैठेगा तो क्या करेगा? वो खुरापात पैदा तो करेगा ही ना, गर्मी तो पैदा करेगा ही ना दिमाग के अंदर, और गर्म दिमाग आदमी झगड़ा कर लेता है। उसको हमने कभी किसी से झगड़ा करते हुए नहीं देखा। ये एक महिला का, वो मुझे इसलिए दिमाग में छपी हुई है लगन में, कि एक ऐसी महिला, आप मकर लगन में जिसके भी लगन में मंगल देखोगे वो आपको बहुत सॉफ्ट शांत मिले। इसके अलावा मंगल किसी अन्य राशि में लगन में मिल जाए, उसमें गुस्सा बहुत कूट करके भरा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब ग्रह उच्च का होता है तो स्थान
के वजह से जो गड़बड़ हुई है उसको भी दोष को हर लेता है। अब मकर लगन में अगर आप मंगल की पोजीशन को देखो कि मंगल किस भाव का लॉर्ड है, तो आपको एकदम कंसेप्ट समझ में आता है। वो बाधक है, वो बाधकेश होकर के दिमाग पर बैठा है, तो उसकी दिमाग की बाधा है। मैंने ऐसे कोई भी आदमी को आज तक नहीं देखा जो कम पढ़ा लिखा हो। भाई दिमाग की बाधा क्या करेगी? दिमाग को रोकेगी ना, पढ़ने नहीं देगी, लड़वाएगी, झगड़ा करवाएगी, होना चाहिए ना। अगर बाधक करे, क्योंकि नियम को समझो, बाधकेश जिस भाव पर बैठता है उस भाव को भी डेंट मारता है। तो दिमाग पे डेंट पड़ना चाहिए नहीं। हम उससे पूछते थे, जब मैं ज्योतिष सीखता था, हम कहते थे आंटी आपके चोट लगी कभी सर पे? तो हंसते हुए कहती भाई अभी तक तो लगी नहीं, बाकी तेरे अंकल का भरोसा नहीं, मजाक में। तो मतलब बड़ी मजाकिया किस्म की। और वो कहती थी मुझे आज तक सर पे चोट नहीं। अक्सर लोग कहते हैं मंगल लगन पे हो तो चोट का निशान होता है, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब उच्च के ग्रह ने दोष को हर लिया। तुला लगन से अगर हम देखेंगे, यानी तुला राशि से अगर हम देखें, और गुरु जो शुक्र है वो अपने से 12वें स्थान के ऊपर, जहां पर क्या स्थिति बन रही है? नीच की बन रही है। अगर तुला राशि से 12वें जाएंगे तो क्या बनेगी? उच्च की सर, नीच की। नीच की। उच्च का तो मीन में होगा ना। मीन ही तो होगा सर। नहीं तुला से, तुला राशि से 12, ना 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 ना, नहीं कन्या के जब, बाद ही तो तुला आएगा प्रताप जी। नहीं वो भी ठीक है। और जब हाँ उच्च का होता है गुरु मीन में, हाँ तो भी अपने से छठा, अपनी मूल त्रिकोण से हाँ छठा जाता है। हाँ, छठा बोलिए। हाँ छठा। तो छठा गई है। जी सर। तो छठे में जाकर के वो उच्च का हुआ तो उसने उस दोष को हर लिया। वो वहां वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा। इसी प्रकार से आप गुरु को पकड़ लो, जैसे मर्जी कर लो, उच्च के होते ही दोष खत्म। जैसे लगन का स्वामी किसी का अष्टम भाव में बैठ गया, मेष लगन की मैं बात कर रहा हूं। मेष लगन हो, लगन का स्वामी अष्टम में बैठ गया और स्वग्रही हो गया। उसके अंदर लगन के अष्टम जाने के आपको कम से कम दोष मिलेंगे, कम से कम। आप ये देख लीजिएगा। और अगर मंगल किसी और लगन स्थान में, मतलब कोई और लगन हो और उसमें अष्टम में चला जाएगा, जबकि आप इसी को ले लो, वृश्चिक लगन को ले लो। वृश्चिक लगन में लगन का लॉर्ड अगर अष्टम में चला जाएगा तो मिथुन राशि होगी। देखो उस आदमी का बेचारे का हाल। मेष लगन में अष्टम वाले को पकड़ लो और वृश्चिक लगन के लगनेश अष्टम वाले को देख लो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। इसलिए कभी इस बात पर देख करके मत बोलना शुरू कर दो कि फलाना ग्रह तो अष्टम में चला गया। ये देखो किस भाव का स्वामी होकर के गया है। हाँ, कारकों को जब आप चेक करोगे तो कारकों में दोनों ही पिट गए। मेष लगन का लॉर्ड अष्टम में गया, वो भी पिट गया, क्योंकि कारक तो अष्टम में बैठा मिलेगा। और जब कारक को इंडिपेंडेंट स्टडी करोगे तो ये माना जाएगा कि मंगल कमजोर है। जो स्वग्रही हुआ है अष्टम में वो भी कमजोर माना जाएगा, और जो मिथुन राशि का आया है अष्टम में वो भी कमजोर ही माना जाएगा। ये छोटे छोटे ट्विस्ट है ना ज्योतिष के अंदर, ये थोड़ा घुमा देते हैं और हम जल्दबाजी में करते हैं। मेरा ये मानना है जिसने एस्ट्रो पाठशाला से 6 महीने मेरा देसी स्टाइल में कोर्स कर लिया, वो चीजों को पकड़ जाएगा, बशर्ते कि वो जल्दबाजी ना करे। उसकी जल्दबाजी ही उसके लिए हानिकारक। जी गुरुजी, अगर यहाँ पे उच्च का ग्रह हो, आपकी आवाज वो पड़ गई। उच्च का शुक्र हो और साथ में केतु बैठे तो, अगर शुक्र के साथ केतु बैठेगा तो वो ये मान के चलिए कि वो शुक्र केतु के एक्सेस में, नहीं सॉरी, राहु केतु के एक्सेस में शुक्र फंस गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी करेगा। यहाँ उच्च का फल उसको नहीं मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतना ही बचा के रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है।
अब हम पेन लेके बैठ जाते हैं 50 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं, उसके पास रह गया कोई दिक्कत नहीं, और ले आएंगे 50 रुपए का। फिर मॉन्ग ब्लैंक का पेन लगा के बैठे, अब बार बार देख रहे हैं, अरे शुरुआत ही 7,000 रुपए से हुई थी। बेशक वो गिफ्ट का है, पर है तो महंगा ना, तो उसको बार बार बचा के देखेंगे। तो ऐसे ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो उच्च का ग्रह होता है उसके मामले में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। एक छोटी सी दृष्टि भी दिक्कत में डाल देती है, उच्च के परिणाम नहीं आने देती। मेरा एक स्टूडेंट जिसका कर्क लगन में ही गुरु, साथ में शुक्र और साथ में केतु, अगर हम 1 मिनट के लिए कहने की केतु नहीं है, तो सोचिए कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। उच्च का गुरु और साथ में शुक्र लगन पर बैठा हुआ है, दोनों सर्वाधिक शुभ ग्रह लगन पर है, कोई कमी नहीं। ऐसा व्यक्ति बड़ा ज्ञानी, संत, उच्च स्तर का महात्मा या बड़ा विद्वान, यशस्वी होना चाहिए, पर केतु ने सारा कहानी बिगाड़ दी। वो दारू भी पिलाएगा, वो नॉन वेज भी खिलवाएगा, वो सारे उल्टे सीधे काम भी कराएगा, स्मोकिंग भी कराएगा। तो कहाँ गया इसका मतलब? अकेले राहु केतु ने सारा गुड़ को ब्रेक कर दिया। वो लड़का बहुत इंटेलिजेंसी में कोई कमी नहीं, और उसके बावजूद गलत हरकत करने में भी कोई कमी नहीं। He was my student। और मुझे कहने का प्रोजेक्ट की मेरा बात करें, है, नाम नहीं लेना बस, प्रोजेक्ट की बात करें। नाम किसी का नहीं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि शुक्र और गुरु ये राहु केतु के एक्सेस में नहीं होने चाहिए, ये किसी के पाप ग्रह के चंगुल में भी नहीं फंसने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ कर देती। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? गुरुजी यहाँ अगर हम शुक्र को लें कि नवमांशा में वो उच्च का होके केतु के साथ है, और बहुत D1 में, अच्छा क्वेश्चन। और D1 में वो अथवा ग्रह है तुला राशि। अब इस चीज के भी अंतर को समझ, D1 में जो ग्रह बैठे हैं वो किस चीज को दिखा रहे हैं, और D9 में बैठे हैं वो किस चीज को दिखा रहे हैं। D1 में जो भी ग्रह होता है वो बाहर से दिखाई देता है, वो उस व्यक्ति के व्यवहार में होता है। कौन सा व्यवहार? आउटर, बाहरी व्यवहार, कि बाहर के लोगों से वो किस तरह से व्यवहार करेगा, वो D1 में बैठे हुए ग्रह डिसाइड करेंगे। जैसे कई बार मेरे पास माता पिता आते हैं, जी हम लड़का देख के आए हैं, बड़ा मीठा बोलता है, बहुत सॉफ्ट लड़का है, या कहते हैं जी हमने लड़की देखी, बेचारी बहुत अच्छी है, बहुत शरीफ है ना, वो ठीक है, सामान्य दृष्टिकोण से देखते हैं। ज्योतिषी का क्या मतलब है? ज्योतिषी इस बात को देखे कि बाहरी दृष्टिकोण से वो ऐसा ही व्यवहार करेगा। नवमांश कुंडली तो आंतरिक व्यवहार के लिए है, आंतरिक व्यवहार नवमांश कुंडली में जब ग्रह किसी भाव में बैठा होता है तो वो ये बताता है कि ये व्यक्ति इस ग्रह के दृष्टिकोण से कैसे सोचता है। कहाँ? अंतर्मन में। और अंतर्मन का मतलब ये है जो बाहर नहीं दिखाता, अंदर ही अंदर सोचता है। वो आंतरिक उसका करैक्टर कैसा है, आंतरिक करैक्टर। आपने नेताओं को देखा होगा, हर कोई तो मीठा बोलता है, जो गुंडा कहलाता है वो भी बड़ा मीठा बोलता है। कभी मिलके देखो उन लोगों से, आपको कोई ऐसे थोड़ी ना हार्म कर देगा। जब तक आप उनसे लड़ाई नहीं लड़ोगे, जब तक वो थोड़ी कुछ कहेंगे, मतलब ही नहीं। बहुत स्वीट होते हैं, बहुत अच्छे होंगे। जो जितना बड़ा गुंडा हो उतना स्वीट, ये समझ लो। जब भी आप पहली बार उनसे मिलोगे, आप उनके मुरीद हो जाओगे। आप कहोगे इससे बढ़िया आदमी हमने नहीं देखा। बेशक वो जैसे मर्जी बयानबाजी देते रहे, पर वो आपको मोह लेंगे एकदम से। सर मैंने भी एक राजा भैया का इंटरव्यू सुना, मैं सही में मुरीद हो गया। इतनी अच्छी भाषा, संस्कृत निष्ठ भाषा, इतना अच्छा कम्युनिकेशन, और इतना सरल और सहज लगता है, बाप रे बाप।
लेकिन हमारे यहाँ पर एक नाम तो नेत्री, नाम है। हमारे यहाँ नेत्री राजा मतलब एक महिला राजा भैया से मिली यूपी में जाकर के, और वो उसकी मुरीद हो गई। तो मुझे आके कहती है जी आप चलो और उनकी कुंडली देखनी है, मैंने आपकी भैया बहुत तारीफ करी है, आप चलो बड़े खुश होंगे। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा यूपी में उस जगह पर। तो पर वो महिला एकदम मोहित हो गई। तो जिसको लोग कुछ कुछ नामों से पुकारते हैं, जब लोग पर्सनलाइज वे में उनसे बात करते हैं या मिलते हैं, उनके मुरीद हो जाते हैं। मेरे यहाँ एक बड़ी अफसर है, वो आते हैं, तो लालू यादव के बड़े प्रशंसक हैं और सिर्फ एक बार मिले हैं उनसे, और कोई लेना देना नहीं। तो आप लोग क्या कहें? तो ये एक आंतरिक चीजें कुछ अलग होती है, बाहरी चीजें कुछ और अलग होती है। आप इवन राहुल गांधी से भी मिल लेंगे ना तो आप मुरीद हो जाएंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। यस, इनका आभा मंडल ऐसा ही होता है, इनको बात करने का काफी कुछ पता हो। ये तो जो पब्लिकली जब बोलते हैं ना, वो चीज हम इनके बाहरी चीजों को देखते हैं, आंतरिक चीजों को नहीं देखते। और जो चीजें हम लोगों के पास आती है वो मीडिया की बहुत भारी स्क्रूटनी के बाद आती है, बड़ी तोड़ मरोड़ की चीजें निकल निकल करके आती हैं जो हम जानते हैं। तो D1 चार्ट रचना जी हमेशा याद रखिए, किसी व्यक्ति की कुंडली में कहीं बैठा हुआ है कोई भी ग्रह, जैसे शुक्र D1 में जो बैठा है वो उसके व्यवहार में लेके आएगा। जैसे किसी का शुक्र सेकंड हाउस में बैठा है या अष्टम भाव में बैठा है, बात एक ही समझो इसको वाणी के दृष्टिकोण से। सेकंड में बैठा है तो वाणी कैसी होगी? सॉफ्ट एंड स्वीट। अष्टम में भी बैठा है तो भी वाणी होगी सॉफ्ट एंड स्वीट, पर ये उससे व्यवहार करेगा। अब आप नवमांशा में देखो, अगर नवमांशा में शुक्र चला गया छठे में, फिर बताएगा वो अंदर से क्या सोचता है, वाणी से कुछ भी बोल दे, वहां पर शुक्र का व्यवहार बदल जाएगा। पर कहां बदलेगा? अंतर्मन में, जो कि आम आदमी को नहीं दिखाई देता। नवमांश शादी में क्यों देखा जाता है? क्योंकि बाहरी बदलाव तक पति पत्नी नहीं जी सकते, भारी आवरण के साथ पति पत्नी लंबे समय तक नहीं चल सकते। इसलिए आंतरिक चीजें देखना, आंतरिक दृष्टिकोण देखना बहुत ही निहायत जरूरी हो जाता है। मैंने तो कईयों की शादी नहीं होने दी, खैर वो लोग आते हैं बड़े खुशी खुशी की हमने शादी पक्की कर दी, और मैं कहता हूँ मामला गड़बड़ है। हमारे यहीं पे एक राव साहब लड़का आया कार्ड देने के लिए माँ बाप के साथ, माता पिता काफी समय से मेरे पास आते रहे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जी शादी कर ली। मैंने कहा कुंडली किससे मिलवाई? कह रहे जी कुंडली वहां के एक पंडित जी से मिलवा दी। फिर पता नहीं उसकी मदर ने बोला पंडित जी आप भी देख लो। तो मैंने कहा अभी क्या दिखाना भाई, अब तो होगी, अब तो तुम कार्ड देने आए हो। फिर भी उन्होंने कहा, मैं ज्यादा नहीं बोला, मैंने उस लड़के की तरफ इशारा करके बोला, मैं कि इस लड़की को संभाल लेगा? कहता जी क्या बात? मैंने कहा संभलनी मुश्किल है। बस इतना कहा और उसको जाने दिया। वो तो जी 3 महीने बाद ही आ गए मेरे पास कि साहब ये कहानी खराब हो गई, लड़की ने तो धुआं मचा दी, घर में तूफान मचा रखा है। और लास्ट में उनकी इतनी कहानियां बिगड़ी, अब तो तलाक हो गया। रेवाड़ी के थे ये लोग। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार सिचुएशन जो इतनी खराब होती है पर बाहरी रूप से दिखती नहीं, और अक्सर लोग बाहरी देख के साइड में कर, इसलिए D1 के साथ D9 ग्रह के बलाबल को देखने के लिए निहायत आवश्यक है। ग्रह के बलाबल को देखने के लिए हमें उसके अंतर्मन की बातें नहीं पता लगा। अगर ग्रह का बलाबल अच्छा होगा तो गुण देगा ही देगा। अगर किसी का गुरु का बलाबल अच्छा है तो डेफिनेटली वो व्यक्ति अच्छे गुणों का ही होगा। शुक्र अच्छा होगा तो वो व्यक्ति बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक होगा, बहुत पॉजिटिव, मतलब उसकी पॉजिटिविटी लोगों को प्रेरणा देगी। और कोई क्वेश्चन?
सर ऐसा भी होता है कि गुण मिलते हैं, मतलब हस्बैंड के कुंडली के और लड़की के D9 के, ऐसा कोई 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो मिलते हैं आपस में, सेम टू सेम। थोड़ा थोड़ा जैस बताइए। जैसे मून और राहु है एक में D1 में, और दूसरे में मून एंड केतु है, या हाँ, शुक्र और राहु। ये तो हो सकता है, बहुत हो सकता है, इसमें क्या ये होगा। इसको भी मिलाते समय देखते हैं कि नहीं, मिलना चाहिए। कुछ नहीं, नहीं, सिर्फ सिंपल फार्मूला रखिए, जिस ग्रह को देख रहे हैं उसी ग्रह को देखिए। शुक्र और गुरु। बस बस बस, शुक्र और गुरु देखिए, आपकी मैच मेकिंग 50% आज की क्लास में कर दी। ठीक है सर। आगे तो विस्तार पूर्वक बातें कहने के लिए को इसको एक एक तरीके से समराइज करके हम लोग बताएंगे। सर मैं बताना चाहूंगी, मेरे और मेरे हस्बैंड के 12-13 गुण मिलते हैं और हम दोनों के शुक्र अच्छे हैं। मेरे तो है ही तुला राशि में, नवमांसा में भी तुला में है। मेरे हस्बैंड के तुला राशि के वो खुद है और शुक्र 4th में बैठे हैं, शनि के हो गए। सर नवमांसा में उनके भी शुक्र अच्छे हैं, तो हम दोनों के शुक्र अच्छे हैं। दोनों की लगन में गुरु है, मेरी गुरु वक्री है, उनके गुरु उनके राहु के साथ है। लेकिन नवमांसा में मेरे गुरु फिर से गई है सर, वो सेम राशि है, वर्गोत्तम हो जाते हैं और उनके देखा, गुरु लगन में। आपकी क्लास में ही एग्जाम्पल है। 12 से 13 गुण हैं। लॉन्जेविटी ऑफ मैरिज लाइफ आप देख लीजिए, 2 बड़े बच्चे हैं, एक की शादी हो चुकी है, तो इसमें क्या दिक्कत है, और हर तरह की सुख सुविधा भगवान का आशीर्वाद इनके पास है। मेरा भी तो सिर्फ 18 गुण मिलता है सर, बाद में पता चला। नहीं प्रताप जी, 18 तो मिलते हैं, इधर तो 12 ही है। तो कारक की इंपॉर्टेंस इतनी बड़ी है, इसलिए मैं कहता हूँ शुक्र देख लिया और देख लिया। देखो, ज्योतिष को पढ़ाने के 2 तरीके हैं। एक तो बहुत लंबे वाला तरीका है जिसको हम पढ़ा सकते हैं। मैं अपनी लाइव क्लास में अक्सर कहता था, अगर वरद पराशर हो रहा शास्त्र में पढ़ाने लग जाऊं तो 5 साल का कोर्स है, और ना मजा मुझे आएगा ना मेरे स्टूडेंट को आएगा। अच्छा, मेरे को तो क्या है, स्टूडेंट को मजा ना आ रहा हो तो सबसे पहले तो मेरा मजा खराब हो जाता है, तो मैं उसको बंद करके भाग जाता हूँ, मैंने कहा देखा जाएगा। तो एक तरीका यह है कि हर चीज को मैं एक एक श्लोक को 2 या 3 श्लोक रोज लूं और वो लूं, और उसमें से बहुत सारे श्लोक किसी काम में, और पूरे एजुकेशन के दौरान वो काम में भी नहीं आने वाले बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो काम के नहीं है। मेरा ये मानना है, फिर बोझ ला देने से क्या फायदा। सीधम सट बात, आज की क्लास आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ याद रहेगी, और यही सूत्र काम में लगाओगे आप। जब आप फिर गुण कम देखोगे और ग्रह ज्यादा देखोगे। मैंने एक शादी कराई हमारे गुड़गांव में, 15 गुण मिलते हैं लड़के। आप हैरान होंगे, हमारे यहाँ सेक्टर 10 में ही रहते, 15 गुण। लड़के वाला कहे पंडित जी आप क्या बात कर रहे हो, 15 गुण पे आप तो बहुत विद्वान हो, और कई लोगों ने मुझे मना कर दिया। पहले हाँ भर ली उन्होंने मेरे कहने पर, और फिर वो 2-3 के पास और गए, नहीं मन माना तो अब मुझे इग्नोर भी नहीं कर सकते। बट इतने पुराने रिलेशन की अब वो कैसे इग्नोर करते हैं। मेरी बहुत सारी प्रेडिक्शन के मामले में वो गवाह मानते हैं। अब बड़े हैरान करें तो करे क्या करें। मैंने कहा आंख बंद करके थोड़े का रिश्ता कर दो, लड़की कमाएगी, तुम्हें सपोर्ट करेगी, संतान होगी, सब कुछ होगा। अरे मैरिज टूट जाए तो मुझे आगे पकड़ लेना, थोड़े की दूसरी ब्याह मैं करा दूंगा। और बोलो, यही हुआ। आज लड़का लड़की को 6 साल हो गए मैरिज के, उनके बच्चा भी है, और लड़के लड़की में इतना प्रेम है पूछो मत। लड़का एक पल भी उसके बगैर नहीं रह सकता, और लड़की 2.5 लाख रुपए पर मंथ इनकम पे है। लड़का थोड़ा कम है इसलिए बताऊंगा नहीं, पर दोनों में बड़ा अच्छा प्रेम है, स्नेह है। 15 में लड़की का मेष लगन है, शुक्र उच्च है। गुरु मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा, मेरे पर कुंडली भी पड़ी। लड़का लड़की है, आप देखिए गुरु मिल रहे हैं, कारकों के दम पे शादी करा दी, बिल्कुल गलत नहीं गया।
आज वो मुझे मानते हैं, वो देख लो, जब भी मैं कभी उनके यहाँ जाना आ जाए या वहां ना आ जाए, वो लड़का आता है, वो कहता है जी आपने मेरे पाँव पकड़ के कहता है जी गुरुजी आप ही ने शादी कराई थी। तो लड़की भी आती है। कहने का मतलब ये है, ये कारकों का कंसेप्ट जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है। अच्छे ज्यादा गुण अच्छे बुरे नहीं होते, ज्यादा गुण भी अच्छे होते हैं, पर मेन कारक है। कारक को अवॉइड करके आप गुणों में चले जाओ, फंस जाओगे। 28 गुण वाले, 32 गुण वाले, अभी एक लड़की कोर्ट केस कर रखा है उसने, 32 गुणों के ऊपर शादी टूट रही है। पूरी कहानी है, खैर नहीं बताऊंगा। कहने का मतलब वो बेचारी बड़ी गुस्से में थी जब वो मेरे पास आई कि मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया और उन्होंने कुंडली मिला दी मेरी, और ये कर दिया वो कर दिया, बताओ इससे ज्यादा आप लोग क्या लोगे, और मेरे तो इतने गुण हैं। अब वो, क्योंकि वो भड़क इसलिए गई कि मैंने जब देखा उसकी कुंडली, मैंने कह सकते तो मैरिज लाइफ भी खराब। वो कहती मैंने तो कोर्ट केस कर रखा है, पर मुझे इस बात का कोई जवाब दे कि इतने गुण मिलने के बाद तो मेरी गृहस्थी क्यों खराब हुई। मैंने कहा आपका भी नाराज होना जेन्युइन है भाई। अब मैं समझ सकता हूँ, उन्होंने जहाँ दिखाई होगी उन्होंने गुण देखे होंगे और गुण के ऊपर शादी साइन हो गई। सर क्या लेकिन इसमें क्या इसमें ये भी देखेंगे सर कि जैसे जुपिटर है या वीनस है, तो आपस में लड़का और लड़की की कुंडली में किस पोजीशन में बैठे हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में, लड़का के फर्स्ट हाउस में जुपिटर है और लड़की के 6th हाउस में जुपिटर है, तो ये दोनों के जुपिटर का 1/6 का रिलेशन हो गया। नहीं कुछ नहीं देखा कुछ नहीं। प्रताप जी, मैं ही एक ऐसा टीचर हूँ जो बोझ ही नहीं रखने देता किसी को, न रखता न दूसरे पे रखने देता। सिंपल, कुछ नहीं, सीधम सट है। गुरुजी इसमें एक एग्जांपल हो सकता है कि वृष लगन की कुंडली है और शुक्र यहाँ पे लग्नेश होके 6ठे भाव पे आ गया, तो हो तो गया यहाँ पे तुला लगन का। और हमको लड़की मिल गई तुला लगन की, जिसके लगन में ही शुक्र है, तो लगन में ही लग्नेश शुक्र आ गए। पहली बात तो रचना जी, अभी मैंने बताया, पहले केस में लगन का लॉर्ड 6th में चला गया और वो स्वग्रही हो गया, तो 6ठे में जाने का तो दोष खत्म हो गया उसका। उसका क्या हुआ, लगन का लॉर्ड लगन में बैठ गया, उसका तो शुक्र ही अच्छा, उसका भी अच्छा है और उसका भी अच्छा। तो यहाँ इनका मैच मेकिंग होगा ठीक से? बिल्कुल होगा, क्या नहीं होगा। गुरुजी तो फिर अभी इन दिनों डाइवर्सेस इतना ज्यादा क्यों होता है? पहले तो होता नहीं था, तो कुंडली तो ऐसा पहले कसूरवार तो लड़का लड़की, दूसरे कसूरवार माँ बाप, और तीसरा कसूरवार एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर बहुत जल्दबाजी में एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, और 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, कुछ तो 3 महीने के बाद बोर्ड लगा देते हैं कि हम ज्योतिष सीख गए, और वो बहुत भारी भारी मिस्टेक्स करते हैं। वो गलतियां जो है ना, मेरा ये मानना है 5 से 10 साल देने चाहिए हर व्यक्ति को, ताकि उनकी समझ डेवलप हो सके ज्योतिष के प्रति, नहीं तो फंस जाएंगे और लोगों का काम खराब करेंगे, ये पाप का काम करेंगे। तो कभी भी ऐसी मैच मेकिंग मत मिलाओ। अरे हमारे एक पड़ोस में बेचारे आते हैं, 250 से ऊपर कुंडलियां बेचारे ने मिलवाई, मतलब मुझे भी अंदर से बड़ा फील होता था, और वो बोले पंडित जी जब तक आप नहीं मिलाओगे मैं तो लाता रहूंगा, और हुआ भी, और लास्ट में इतनी अच्छी मैरिज हुई है पूछो। पर हाँ, मैंने काफी टाइट वो किया उस मामले में, हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। सर कारक मिलाने के बाद फिर अष्टकूट भी मिलाते हैं? हाँ मिलाना चाहिए, 10% उसका भी इम्पैक्ट होगा, 90% कारक होगा। हाँ बस 10%। अब 10% तो पता ही नहीं चलता पति पत्नी के झगड़े में, वो तो बात ही बाहर तक नहीं आती। तो पहले तो मंगल मिला लेते हैं, मांगलिक हो गया, फिर नवमास देख लिया शुक्र। रत्ना जी मंगल एनर्जी है, अगर लड़के में जितनी एनर्जी है लड़की में भी होनी चाहिए एनर्जी। अब लड़का भी एनर्जी नहीं है, लड़की में भी एनर्जी नहीं है, तो घर चलाएगा कौन?
लेवल एनर्जी का होना चाहिए। लड़की में एनर्जी ज्यादा कर दो, लड़के में एनर्जी बेचारे में कम कर दो, तो क्या होगा? वो बेचारा दोनों चिपटा फिरेगा खाम खाई, और वो जब भी झगड़ा लड़ाई होगा वो डोमिनेट करेगी। तो लड़ाई झगड़ा बराबर की हो। नहीं, फिर लड़ते नहीं ना, दो गुंडे आदमी कभी भी झगड़ा नहीं करते, आपस अच्छा, में वो हाथ मिला कैंसल हो जाएगा मांगलिक गुण। जी कैंसल हो जी, जाएगा। बस हाँ बस, जी। ये ध्यान गुरु रखिए। एक प्रश्न पूछना है गुरुजी। हम्म अब जैसे हमने सारी बात कारक पे की आज की क्लास में, तो हम्म। अब हम ये मान रहे हैं कि कारक अगर किसी का खराब है तो गड़बड़ है। तो अगर किसी का शुक्र और गुरु दोनों ही पीटे हुए हैं, तो उसकी शादी के समय क्या फिर ध्यान रखना पड़ेगा दूसरे के लिए कि चल जाए? सचिन, पहली बात तो उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, नंबर एक बात। जैसे एक डॉक्टर बीमार होने पे काउंसलिंग करता है। काउंसलिंग क्या करता है? किसी को मान लीजिए फर्स्ट टाइम डायबिटीज निकल आती है, किसी भी उम्र में निकल आती है, तो डॉक्टर उनको सलाह देता है, भाई अब ये करना है और ये नहीं करना है, जी मीठा छोड़ देना है, अब आपने ये पंगा नहीं करना है, आपने रोज सैर करनी है। तो ऐसे काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग को करना चाहिए कि भाई तुम्हारी कुंडली में कारक ग्रह कमजोर अवस्था के, तो तुम्हारे को संघर्ष करना पड़ेगा, तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल है, प्लस उसको रेमेडी जरूर बताएं। और साथ में एक है रेमेडी लंबे समय तक करना। ये नहीं अच्छा। एक शुक्रवार कर लिया या एक बृहस्पतिवार कर लिया, ऐसा नहीं। पूरा समझाइए कि ये रेमेडी लंबे समय तक चलेगी तो बात बनेगी। हाँ, तो डराइए मत की तरह कुछ नहीं हो सकता, तो शादी मत कर, तो ये ऐसा नहीं करना। उसका कार्मिक, भाई विवाह एक कार्मिक बंधन है हमारा, उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। मैं इस चीज के टोटल खिलाफ हूँ कि कार्मिक बंधनों से मुक्ति के लिए शॉर्टकट हम निभा करके और मैदान छोड़ करके भागते हैं। इट्स नॉट ए गुड थिंग। जी, तो शादी मतलब फिर उसकी परिस्थितियां पत्री के हिसाब से ही देखनी पड़ेंगी, जो मैच मिल रहा है कि किन परिस्थितियों वाला आदमी उससे मिल सकता वैसे तो सचिन इंडिविजुअल ही डिसाइड हो जाता है। है, इंडिविजुअल डिसाइड हो जाता है कि कैसी मैरिज लाइफ रहने वाली। ये तो मैं इस कोर्स में कराऊंगा, और ये ठीक। मैंने शॉर्टकट बताया है मैरिज लाइफ को, मतलब हम्म, मैच मेकिंग को देखने का। ठीक ठीक। बस ये याद रखिए, शुक्र और गुरु का बलाबल देखिए, मैच मेकिंग 50% से आगे। ठीक। और इसी के दम पर कभी मात नहीं खाओ। बाकी जो नक्षत्र है वो छोटे छोटे ट्विस्ट करते हैं इसमें, बहुत बड़ी। तो फिर तो इनके उपाय फिर काफी शुरू से ही कर देने शुरू चाहिए, अगर ऐसा किसी की पत्री में है तो। देखिए, बहुत हद तक आप अगर यंग एज से शुरुआत कराते हैं, खास करके 16-17 साल की एज से ना, तो काफी फायदा होता है। जैसे किसी लड़के का शुक्र कमजोर है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसको हमेशा सजा धजा के रखे। जब भी वो ऐसा रहे तो उसको डांट मारे कि भाई नहीं, ऐसा वो नहीं चाहेगा करना नहीं ना, वो है। कभी भी चाहेगा कि नहीं, साफ सुथरा रहना, अच्छे कपड़े पहनना। वो चाहेगा नहीं ना, जब ही तो बार बार आदत डालनी होती है ना। आदत डाली, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो लोग वो आदत डालते हैं कि बेटा ये तुम्हारे चाचा लगते हैं, पाँव छुओ, ये दादाजी लगते हैं, ये अंकल आए हैं, इनके पाँव छुओ। बच्चा कौन सा अपने आप से छूता है? बच्चे नहीं छुआते भाई, उनको तो बार बार दबाव देना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं हम बच्चों को दबाव नहीं देंगे, मैं कहता हूँ बहुत गलती है। दबाव गलत पॉइंट पे नहीं देना चाहिए, सही पॉइंट पे देंगे तो आगे तक तुम्हारे ही काम बनेगा। आदतें तो शुरू में ही डालनी पड़ेंगी, बाद में तो नहीं डलेंगी। और बड़ा फायदा होता है, ऐसा नहीं है। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं अपने यंग एज को जब मैं देखता था तो कैसे विचार थे, मुझे लगता था मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी हुई है एकदम दूरबीन लेकर के, हमेशा कहती रहेगी पढ़ा नहीं, पढ़ पढ़, कभी छत पे भाग गया तो वहां पहुंच गई वहां। अब मैं देखता हूँ यार, इन्हीं की वजह से तुम पढ़ गया, इन्हीं की तो वजह पढ़ गया। अगर ये ना पीछे भागते मेरे, तो यार कहाँ पढ़ते, मन कहाँ होता है बच्चे का। सोचते हैं हमारे के, आज भी वो मेरा दोस्त है योगेश, वो कहता था भाई साहब मैं तो पिकनिक मनाऊंगा जिस दिन इन किताबों से पिंड छूटेगा। और मैं तो सच में जो है ना, बस इस तरह से मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन के बाद मुझे किताबों का मुंह ही ना देखना पड़े। तो सोचिए कितनी बड़ी ऊब किताबों से है। तो कोई ना कोई प्रेशर होता है हमारे पास, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर,
अगर ये प्रेशर सारे हटा दिए जाएं तो फिर तो हम लोगों का होने का ना होने का कोई फायदा नहीं ना, माँ बाप के होने का और ना होने का फायदा नहीं। माँ बाप का बिल्कुल। सबसे बड़ा फायदा बच्चों को यही होता है उनके होने का, कि वो कुछ संस्कार देते हैं आपको, हम संस्कारी कुछ एक इम्पोर्टेंट रास्ता देते हैं, एक मार्ग देते हैं, जी चाहे वो नौकरी का दें चाहे धंधे का दें, वो देते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं सेटल भी कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हर माँ बाप की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि अपनी तरफ से वो बेस्ट करता है, जितना उसको भगवान ने बुद्धि दिया करने के, और वो गलती खाते नहीं। जो माँ बाप की बात इतनी ज्यादा सुनते हैं, गलती इतनी नहीं खाते, हम्म, पेट भर जाता है, बिल्कुल जिंदगी कट जाती है जिंदगी आराम से कटती है, ऐसी बात है। और ये बड़ा फायदे की चीज है। मेरा बेटा जो है, छोटा बेटा, हमेशा बचपन से कहता था मैं हीरो बनूंगा। मैंने कहा मेरी वाइफ को टेंशन हो गई है तो किस जगह पे पहुंच रहा है भाई, तो मैंने उसको कहा, बड़े प्यार से समझाया, 8वीं क्लास में था, मैंने कहा यार तू कुछ भी बन जाए, तू ग्रेजुएशन पूरी कर ले, बाद में तू जो मर्जी बन। अब वो लगा पड़ा है, वो इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि वो पढ़ रहा है, वो बेचारा सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। हम्म, तो अगर यही बच्चे को आप उसको थोड़ा सा मना मना भी अगर नहीं यही किया आप उसको भाई, मना जब कर वो, देते तो वो नेगेटिव हो जाता अब जब साथ वाले ऐसे मिलेंगे, वो कैरियर की बातें करेंगे तो ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, बच्चों का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, बड़े आराम से डाइवर्ट हो जाता है। बिल्कुल चलिए ठीक आज बात है यहीं पे खत्म करते हैं, अगली बार जी मिलते हैं। जी ठीक, जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। नमस्कार प्रणाम, नमस्कार गुरु जी। थैंक यू सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया नमस्कार। क्लास था।